Hello students, welcome to our physics lecture. Today we are going to start with the wave optics. Actually the ray optics, in case of the ray optics, we uses the geometry of straight lines and to account for the macroscopic phenomena like rectilinear propagation of light, है ना? Reflection of light, refractions of light. These all is we already discussed in the ray optics. Now, however, in the microscopic phenomena like interference, diffraction, where the slit and the size of the obstacle should be small, है ना? In case of diffraction. So here we are using the wave nature of the light that is accounted is in the wave optics. Okay, so to explain this phenomena, concept of waves was introduced and new branch of physics on the wave concept of light was called wave optics. यानी कि एक नई ब्रांच बन गई फिजिक्स की जब हमने डिस्कस किया कि लाइट का रे नेचर के साथ साथ यानी कि पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी स्टैब्लिश है। तो इसके वेव नेचर को एक्सपोज करने के लिए हमने पढ़ी वेव ऑप्टिक्स। उसे फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, फिजिकल ऑप्टिक्स। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels in the medium in the form of transverse wave motion. Please note the word here, the transverse wave motion. Transverse wave motion का मतलब है जब waves का जो displacement है that would be perpendicular to the propagation of the wave. Okay, जो propagation है that means it will be like this. Displacement आगे की तरफ है, okay, जैसे कि propagation आगे की तरफ है, but displacement would be it's in the perpendicular direction. That means this is the transverse wave motion. इसके अलावा जो speed है light की medium पे, वो nature of the medium पे depend करती है. हिगन्स ने ये सपोज किया एक हाइपोथेटिकल मीडियम जिसे लुमिनिफेरस ईथर कहते हैं। उसने कहा कि इंटायर जो स्पेस है वो लुमिनिफेरस ईथर के साथ फिल की हुई है। उसने इसको मासलेस और हाईली इलास्टिक या फिर लो डेंसिटी के साथ सपोज किया और इसने ये भी कहा कि जो स्पीड है लाइट की, द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द मीडियम was assumed to be v is equals to root of e divided by rho, where e is the elasticity and rho is the density. इसके बाद मैक्सवेल ने काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑप्टिक्स की एक थ्योरी दी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो वेव है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दैट मीन्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ के ही चुके हो कि उसमें टाइनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ये सारी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी थी उसको वेव नेचर के सपोज करने के बाद जो इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इन सब की थ्योरी पे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से हुई। और आइंस्टाइन ने इसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को आगे प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो फोटोन्स की बनी होती है और हर फोटोन जो है उसका एनर्जी पैकेट दैट इज E is equals to hν होता है। On the basis of this theory, the phenomena of photoelectric effect, Raman effect and Compton effect इन सबको explain किया जो हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन में। डी ब्रोकली ने ये भी सजेस्ट किया कि अब जैसे कि ये सिद्ध हो चुका है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन की कि जो लाइट है उसका वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। इसी तरह से अब नेचर तो लव सिमेट्री ना, दैट्स वाई मैटर का भी ड्यूअल नेचर ही होगा, मतलब मैटर के साथ भी कोई ना कोई वेव ऐसी होगी जो उसके साथ एसोसिएट करती है, बट उसका वेवलेंथ इतना ज़्यादा स्मॉल होगा कि वो हमें दिखाई नहीं देता। ओके, सो इसके बाद मैटर और रेडिएशन का ड्यूअल नेचर एस्टैब्लिश हुआ। बट इन सबसे पहले, ड्यूअल नेचर में जाने से पहले, हम वेव ऑप्टिक्स में क्या कुछ हुआ, कैसे हेगन ने अपने वेव फ्रंट के साथ वेव ऑप्टिक्स को, लाइट के वेव नेचर को एक्सपोज किया, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वेव फ्रंट। Wavefront is defined as a continuous locus of all the points in the medium which are vibrating in the same phase at a given instant. यानी कि एक continuous locus है उन particles का medium में जो कि vibrate कर रहे हैं same phase के साथ।
जैसे कि अगर मैं किसी पॉइंट की बात करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट, अगर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका वेव फ्रंट किस तरह से होगा, इस तरह से स्फेरिकल, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में अपना जो वेव फ्रंट है, अपना जो सोर्स है ना, वो हर डायरेक्शन में फैलाने की कोशिश करेगा. सो फॉर अ पॉइंट, when a source of light is a point source, तो वेव फ्रंट क्या बनेगा, सफेरिकल वेव फ्रंट. उसके बाद है, ये देखिए रोड है, ये मुझे रोड दी गई है. इस रोड ने जब वेव फ्रंट बनाना शुरू किया, when the source of light is linear, लीनियर यहाँ पे सिर्फ एक रोड दी गई हुई है. ये देखिए, ये पूरा का पूरा सोर्स है, और इस टाइप के सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो बनेगा सिलेंड्रिकल. इसके अलावा नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो हो गया हमारा प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट है कि जब भी हम किसी पॉइंट सोर्स या फिर लीनियर सोर्स का लार्ज डिस्टेंस कि at when we see that at very large distance, तो हम उनका छोटा छोटा स्मॉल पोर्शन अगर स्टडी करें, इन दोनों का, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट का, अगर हम स्मॉल से स्मॉल पोर्शन स्टडी करते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह से स्मॉल एलिमेंट बन जाता है, विच वी कॉल्ड इट एज प्लेन वेव फ्रंट. और इस तरह की प्लेन वेव फ्रंट को हम बोलते हैं, सच अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज प्लेन वेव फ्रंट. और जो रेज है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू द वेव फ्रंट. अकॉर्डिंग टू हेगन्स, लाइट एनर्जी फ्लोज अलोंग रेज. ओके, लाइट एनर्जी फ्लोज अलोंग रेज, यानी कि हम लाइट के जो पार्टिकल नेचर है उसको निग्लेक्ट नहीं कर रहे. हम यही कह रहे हैं कि हमने जो वेव फ्रंट सेलेक्ट किया, चाहे वो एक रोड है या फिर पर्टिकुलर पॉइंट है, वो अपनी जो वेव फ्रंट है, अपना जो exposure है, that will be sent in all the direction. For point size, the wave front should be spherical, and for road size, the wave front should be the cylindrical wave front. और अगर हम इनका छोटा छोटा पोर्शन, जैसे कि इसका छोटा पोर्शन मैंने स्टडी कर लिया या फिर इसका छोटा पोर्शन मैंने स्टडी कर लिया, उसको ही तीसरी टाइप बना दी इन्होंने, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट. अब जो वेव फ्रंट है वो दो टाइप्स का दिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले तो है हमारा प्लेन वेव फ्रंट की जो टाइप्स है वो दी हुई है, कि अगर तो वो डाइवर्ज आउट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. और अगर ये कन्वर्जिंग है, दैट मीन्स इट इज अ कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. और जो प्लेन वेव फ्रंट है उसमें तो रेज पैरेलल ही जाती हैं, ये डायग्राम में ये शो किया हुआ है. नेक्स्ट इज हेगन्स प्रिंसिपल. हेगन्स ने क्या प्रिंसिपल दिया, किस तरह से उसने सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट सेलेक्ट किया, उस चीज के बारे में ये बताया हुआ है. अब जैसे कि कोई सोर्स है, वो अपनी रेज इस तरह से इलोंगेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो हर एक पॉइंट जो गिवन वेव फ्रंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, जो कि एक फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा फॉर द न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स. यानी कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो किससे प्रोड्यूस हुई हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट से ही प्रोड्यूस हुई हैं, जो कि हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एज शोन इन द फिगर. ये स्फेरिकल के लिए शो किया हुआ है, दिस विल बी द पैरेलल वन. और आप देख सकते हो कि एक सरफेस जो है इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच कर रहा है, अ सरफेस touching these secondary wavefronts tangentially in the forward direction at any instant. इस तरह से किसी भी इंस्टेंट पे हम एक नया वेवफ्रंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ सेकेंडरी वेवलेंथ. यानी कि पहले प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट करेगा, कोई भी फ्रेश सोर्स जो है, और इस प्राइमरी सोर्स की वजह से आगे आगे जैसे जैसे फॉरवर्ड टेंडेंशियली होती रहेंगी रेस, तो उनसे हमें क्या सोर्स मिलेगा, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस मिलेगा, दैट इज एक्टिंग एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो इस तरह से इसमें शो किया हुआ है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. अब जो रिफ्लेक्शन है उसको हेगन्स प्रिंसिपल से अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम कैसे कर सकते हैं. अब बस पोज किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ए भी एक प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर M1 M2. ये M1 M2 मिरर दिया गया है, ए भी एक प्लेन वेव फ्रंट है. यहाँ से आप देख सकते हैं रेज आ रही हैं इस तरह से, वन, सेकेंड रे एंड थर्ड रे. उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, दीज आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट बैक. अब इन रेज में अगर मुझे रिफ्लेक्शन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ. अब आप देख सकते हो, अगर मैं ये वाली रे लेती हूँ, है ना,
फर्स्ट रे, तो फर्स्ट रे यहाँ से टकराई, ए पे टकराई, तो ए से लेके बी डैश तक गई, ए से लेके बी डैश तक गई। पर जो ये वाली रे है, सेकेंड वाली रे, दिस विल कम एट पी एंड दिस विल गो टू पी डैश। तो मैक्सिमम अगर मैं कहती हूँ कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, दैट वुड बी ए बी डैश। और वो ए बी डैश डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर आएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, पर ये कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो सी इंटू टी आ गया हमारे पास यहाँ पे ए बी डैश। नेक्स्ट है हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। हमें पता है कि हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसी चीज को हमने प्रूव करना है ताकि हम क्या प्रूव कर सके, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ए ए डैश बी एंड ए डैश बी डैश, इन ट्रायंगल ए डैश बी, ये वाली ट्रायंगल बोल रही हूँ मैं, ए डैश बी एंड बी डैश ए डैश। ओके, सो इस ट्रायंगल की बात हो रही है मेनली। ये जो ट्रायंगल्स, दो ही ट्रायंगल्स हैं, ए बी और ए डैश, और ए बी डैश ए डैश। तो ये ट्रायंगल्स जो है सेम बेस पे है, तो इनका बेस सेम हो गया। इसके अलावा दोनों पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और जो बी ए डैश और ए बी डैश हम अभी निकाल के चुके हैं वो भी सेम आएगा, सी इंटू टी। तो बाय ट्रिपल एस, तो बाय की कॉन्ग्रेंस हो जाएगी। ओके, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस लग जाएगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, सो सॉरी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस लगेगी। तो इस अकॉर्डिंग जो एंगल आई है वो एंगल आर की इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, दैट इज कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट सेकेंड लॉ यही था कि सभी रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे सब नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। वो तो ऑब्वियस है कि इस डायग्राम से ही आपको एक्सप्लेन हो रहा है कि सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट विल बी एक्सप्लोइटेड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। अब हमें रिफ्रैक्शन जो है वो प्रूफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। अगेन वी आर टेकिंग दैट म्यू जो है वो किसके बराबर होगा, c1 बाय c2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव फ्रंट इन द फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट इन द सेकेंड मीडियम। एंड here are two mediums, rarer and denser. It's obvious, the ray is coming, one ray is coming, it will be refracting. Two rays coming, it will again refracting. Third ray is coming, it will again refracting. Again we have to determine the path difference, तो secondary wavelength जो है वो कितना t सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट इज बी ए डैश इक्वल टू सी वन इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी इसकी c1 है इंटू टाइम, वो हो गया डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया। सिमिलरली अगर मैं ए को सेंटर मानूं और इसको रेडियस ड्रॉ करूं, तो जितना डिस्टेंस इसका है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ पे लेके एक आर्क ड्रॉ कर सकती हूँ, सो दैट ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश। और इस अकॉर्डिंग मेरी जो वेलोसिटी है सिर्फ वो डिफर करेगी, दैट इज c2 इंटू टी। ओके, दैट इज c2 इंटू टी। और इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो थ्री एडवांस रेज हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, जिनको मैं रिफ्लेक्टेड रेज बोल रही हूँ, रिफ्रैक्टेड रेज, वो एक दूसरे के यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज पी एन वुड बी परपेंडिकुलर टू डी पी। नाउ यहाँ से आप देख सकते हो कि इन ट्रायंगल ए डैश बी, इन ट्रायंगल ए डैश बी, ए डैश बी, इस ट्रायंगल में जब आप देखोगे आपको साइन आई मिलेगा, दैट इज बी ए डैश डिवाइड बाय ए डैश, क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही है। साइन थीटा क्या होता है, p upon h, perpendicular upon hypotenuse, so this will be equal to ba dash divided by aa dash is equal to c1 into t divided by aa dash. Similarly आप इन ट्रायंगल aa dash b लेंगे, ए डैश बी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जब आप साइन आर निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा ए बी डैश डिवाइड बाय ए डैश। ओके, मैंने यहाँ पे साइन आई ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इस ट्रायंगल में, और इस पोर्शन में रिफ्रैक्शन का पार्ट हो रहा है, सो यहाँ पे मैंने एंगल आर लिया, ये देखो सी, दिस इज एंगल आर। सो साइन आई बाय साइन आर की आपके पास रेशियो आ जाएगी c1 बाय c2, दैट इज इक्वल टू म्यू। और ये क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर स्नेल्स लॉ ही जो है सिग्निफाई हो गया, दैट मीन्स
इट इज ओबिंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन को हम ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रहे हैं। सो सेकेंड लॉ अगेन वही कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड है, सब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इससे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव हो जाएगा। और न्यूमेरिकल इज देयर, अगर एक प्लेन जो है वो सेपरेट कर रहा है डेंसर मीडियम को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एयर से, और प्लेन वेव जो है वेव फ्रंट है वो एयर में ट्रैवल कर रही है और उसने इंटरफेस पे एंगल 30 डिग्री बनाया है, so what will be the angle of refraction, what will be the angle of refraction? So if I is equals to 30 degree, r हमें नहीं पता, mu is equals to 1.5, तो sin i डिवाइड बाई sin r सिंपल mu, तो यहाँ से आप r sin r की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड r की वैल्यू sin ऑफ इनवर्स से निकल जाएगी। मेक श्योर कि अगर आपको इसकी वैल्यू एग्जाम में, देखो ऑब्जेक्टिव में तो आनी ही चाहिए ये वैल्यूज, अगर आपको सब्जेक्टिव में आपको नहीं भी लर्न होती है साइन इनवर्स दीज काइंड ऑफ, तो आप यहाँ तक भी इसे छोड़ के आ सकते हो, द एग्जामिनर विल गिव यू द फुल मार्क्स। नेक्स्ट इज वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। जो वेवलेंथ है और फ्रिक्वेंसी है वो एक दूसरे से कैसे मैटर करती हैं। हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जो फ्रिक्वेंसी that is number of waves traveling per second, and it is a characteristic property of the source, so that is inversely proportional to the time period कि किस टाइम में वो अपना पूरा जो है एक वेव लैम्डा जिसका वेवलेंथ है वो कंप्लीट करती है। और अगर मैं कहूँ कि लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है mu1 इज इक्वल टू mu2, तो डिफरेंट मीडिया की अगर वेव फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रह रही है तो उस केस में लैम्डा का क्या मीन होगा, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैसे डिफर करेंगे। सो रिलेशन इज दैट कि जो म्यू है दैट इज इक्वल टू mu1 बाई mu2 बाई mu1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वेलोसिटी है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड का ले रहे हो तो वेलोसिटी आप ऊपर फर्स्ट का लेंगे। और हमें पता है कि जो वेलोसिटी है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा 1 mu1 लैम्डा 2 mu2। तो यहाँ से म्यू किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, अगर mu1 और mu2 क्या है बराबर। अगर आप mu1 बाई mu2 म्यू बराबर ले रहे हो तो इसको इस तरह से आप इसकी रेशो में लिख सकते हो। That means wavelength in medium is directly proportional to the speed and inversely proportional to the refractive index. नेक्स्ट है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमारे पास दो तरह की रिजल्टेंट वेव्स बनती हैं। एक रिजल्टेंट वेव जिसमें दोनों जो है वेव्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टेंट वेव प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, और सेकेंड इज जिसमें नेगेटिव माइनस हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर क्रस्ट, ये जो अपर पार्ट है दैट विज कॉल्ड एज क्रस्ट और लोअर पार्ट है जो दैट विज कॉल्ड एज ट्रफ, अगर क्रस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल करे यानी कि y1 y2, देखो दोनों का ही क्रेस्ट है, यहाँ पे भी y1 y2 दोनों का क्रेस्ट है और ये रेड लाइन शो कर रही है रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव है जो उसका एम्पलीट्यूड होगा ज्यादा, दैट इज y1 प्लस y2, उसका नेट हम सम ऑफ द टू एम्पलीट्यूड्स लेंगे। अगर एक का क्रेस्ट है और दूसरी का डॉटेड ट्रफ है और एक का ट्रफ है दूसरे का क्रस्ट है, तो जब ये दोनों सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगी तो इनका जो रिजल्टेंट वेव है दैट वुड बी इन द नेगेटिव साइन। नेक्स्ट है हमारे पास कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स। देखिए अगर कोहेरेंट और इनकोहेरेंट कंडीशन की हम लाइट की बात करें तो सबसे पहले E1 इज इक्वल टू A1 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस phi1 होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिस्कस कर लिए। और हमें पता है जो इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू द k इंटू ई स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है क्या, इंटेंसिटी। उसी के साथ मैंने कांस्टेंट लिया है, इस तरह मैं I1 I2 दोनों लिख सकती हूँ। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करने के टाइम पे मैंने ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, यानी कि इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी निकाल रही हूँ मैं किसी भी टाइम पे, जो कि टोटल है इन दोनों का I1 प्लस I2 का, और इसका होल स्क्वायर कर रही हूँ।
ठीक है। और इसी के साथ आपको पता है कि जो इंटेंसिटी इस टाइप पे होगी उसमें एक तो फर्स्ट का कंपोनेंट आएगा, एक सेकंड का कंपोनेंट आएगा और एक आएगा मिक्स्ड वेरिएबल, यानी कि इंटेंसिटी 1 और 2 का मिक्स इंटरफेरेंस टर्म। और उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस टर्म, जहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का एम्पलीट्यूड एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर गया, उसने सुपर इम्पोज कर लिया, उसी टर्म को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस टर्म। अब ये इंटरफेरेंस टर्म को निकालने के लिए क्या है, I12 that is 2k E1 E2 that is 2k A1 into A2 cos of omega 1t plus phi 1 cos of omega t 2t plus phi 2, इन दोनों का एम्पलीट्यूड लिया मैंने E1 E2 यहाँ पे पुट कर दिया। और 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A plus B cos A minus B होता है। यहाँ पे जब मैं इस कंडीशन में इसका फॉर्म K1 इसको तो मैंने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और इस फॉर्मूले में मैं देख सकती हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है ओमेगा 1 ओमेगा 2, वो फर्स्ट टर्म में अगर मैं 0 पुट कर दूँ और सेकेंड टर्म को भी 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इफ ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं एवरेज कर दूँ 2k E1 E2 का फुल साइकिल पे, तो मैं क्या फाइंड करूंगी कि जो फर्स्ट टर्म है कंटेनिंग द सम ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज बिकम जीरो एंड द एवरेज ऑफ सेकेंड टर्म इज ऑल्सो जीरो इफ ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम है तो जो एवरेज है उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, दैट इज k A1 A2 cos of phi 1 minus phi 2, क्योंकि ये सब तो मैंने ऑलरेडी जीरो कर दिया है। ओके, सो इन सब से मेरे पास जो मिक्स टर्म है इंटरफेरेंस टर्म वो आ चुकी है और यहाँ से मेरे पास फुल रिजल्टेंट वेव आ चुकी है, दैट इज I1 प्लस I2 I12 प्लस I12 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2, जो कि मैंने यहाँ से निकाला है। क्योंकि I1 is proportional to A1 का स्क्वायर ना, तो A1 is proportional to root of I. Similarly, A2 is proportional to root of I2, cos of phi 1 minus phi 2. So such a pair of sources is called as coherent sources. ठीक है जी, जिसका फेज डिफरेंस जो क्या हो कांस्टेंट हो, जिसका फेज डिफरेंस जो क्या हो कांस्टेंट हो। वैसे थोड़ा सा ये एनालिटिकल मेथड डिफिकल्ट है, ये एज इट इज तो नहीं आता है कभी, मतलब कि बोर्ड एग्जाम्स में, बट कोहेरेंट सोर्सेज को समझने के लिए इट इज नेसेसरी कि उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट कैसे आता है। नेक्स्ट इज कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट विच emit continuous waves of same wavelength, same frequency, same phase having constant phase difference called coherent sources, जिनमें कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, कांस्टेंट हो या फिर उसका फेज डिफरेंस फ्रीक्वेंसी सेम हो, कंटिन्यूस लाइट एमिट करें, जिनकी वेवलेंथ भी क्या हो, सेम हो। सो ये आप देख सकते हो, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डेफिनेशन में ही जिंदा हो जाती हैं कंप्लीटली। और जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। हम एक ही सोर्स लेते हैं हमेशा, ठीक है, YDAC में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी एक्सप्लेन करूँ। एक ही सोर्स लेते हैं, उससे उसको दो स्लिट्स में से पास करवाते हैं उसकी रेस को, और उसी से ही हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास के कोहेरेंस जो है इंटरफेरेंस में, उसको दो मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं हम, बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट जैसे कि यंग डबल स्लिट में किया, इसके अलावा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जैसे कि न्यूटन रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये सब BSc में है बट हम सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक का कर रहे हैं, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं, ये कंडीशंस दी हुई है बेटा कि किस तरह से हम दो कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन कर सकते हैं सेम डिवाइसेस के साथ। ठीक है, एक ही डिवाइस के साथ अगर हम ऑब्टेन करना है तो इस तरह से, ताकि उसका सेम फेज हो दूसरे के साथ, और उसका जो सोर्स है या तो उसकी जो मतलब इमेज है ना, देखो यहाँ से देखो, ये बता रही हूँ मैं, ये दोनों सेम साइड पे है ना, A और B दोनों सेम साइड पे, ये सोर्स है, एक ही सोर्स है, मैंने दो कोहेरेंट सोर्स पैदा किए हैं YDAC एक्सपेरिमेंट में। तो अगर दो कोहेरेंट सोर्स पैदा किए हैं तो वो सेम साइड बन रहे हैं, यानी कि सोर्स और उसकी वर्चुअल इमेज हो सकती है, दो वर्चुअल इमेज हो सकती है, या फिर दो रियल इमेज भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी कोहेरेंट सोर्स तुम लोगे वो सेम साइड पे ही होने चाहिए, और सेम साइड के लिए ये तीन कंडीशंस होनी बहुत जरूरी है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दो सोर्सेज की मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक जिनकी सिंगल वेवलेंथ हो, और इसके अलावा पाथ डिफरेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन दी है। इंटरफेरेंस क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। यानी कि दो कोहेरेंट सोर्सेज से जब लाइट आ रही है वो किस तरह से सुपर इम्पोज कर रही है, किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि क्या डार्क बन रहा है पैटर्न, क्या ब्राइट पैटर्न बन रहा है, इन सबको फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। So basically phenomena of redistribution of light energy on account of superposition of principle from two coherent sources. Next is Young double slit experiment. Young double slit experiment में पता है क्या था? ये देखो, ये सोर्स है एक, ठीक है, दिस इज अ सोर्स। यहाँ से मैंने दो कोहेरेंट सोर्स ड्राइव कर लिए, और दो कोहेरेंट सोर्स से जब लाइट वेव्स निकली तो यहाँ से पैटर्न बन रहे हैं। ये देखो, एक पैटर्न ये बन रहा है और एक पैटर्न डॉटेड का बन रहा है। एक सिंगल लाइन, फिर डॉटेड, फिर सिंगल लाइन। देखो, जो ये डॉटेड का पैटर्न तुम बना रहे हो इसका पैटर्न अलग है, और ये जो इसका पैटर्न बना रहे हो आप डॉटेड, सॉरी, जो बोल्ड लाइन का पैटर्न बना रहे हो वो अलग है, जो डॉटेड का पैटर्न बना रहे हो वो अलग है। डॉटेड मीन्स टू से वहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे डार्क शो किया हुआ है सी, और जो दी बोल्ड फ्रिंज शो की हुई है दैट इज फॉर द ब्राइट फ्रिंज। ये देखो यहाँ से भी क्लियर है, देखो यहाँ पे क्रेस्ट फॉल कर रहा है, ट्रफ पे ट्रफ फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ ऑपोजिट है। देखिए, मेक श्योर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, तभी पूरी तरह से डार्क फ्रिंज बनेगी, अदरवाइज थोड़ी सी ब्लर बनेगी। मैं समझ रही हूँ क्या बात कह रही हूँ कि क्रस्ट और ट्रफ अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करें, आप कह रहे हो कि परफेक्टली डार्क फ्रिंज बने, तो इसके लिए इनका एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है ताकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, y1 माइनस y2। Again, this is a bright fringe, this is dark fringe, and this is bright fringe. अब हमें मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा भाई कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है और कहाँ पे डार्क फ्रिंज है? तो इसके लिए भी कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस कैसे हैं हमने डिस्कस किया कि पहली का एम्पलीट्यूड a sin ओमेगा t है और दूसरी का एम्पलीट्यूड b sin ओमेगा t प्लस फाई है, यानी कि फाई इनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ गया। अब जब मैंने दोनों को ऐड किया तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने फॉर्मूला खोल के a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस फाई है, तो sin a प्लस b है, तो यहाँ से मैंने इसको खोल दिया, ये देख सकते हो आप। तो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t है, और साथ में क्या है a प्लस बी कॉस ऑफ फाई। तो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी बाहर निकाल लिया मैंने। यहाँ पे क्या किया, साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी को एक तरफ रख लिया, बाकी जो बीच में आ रहा था वो रख लिया। अब मैंने a प्लस बी कॉस फाई को r कॉस थीटा पुट किया, और b साइन फाई को r साइन फाई थीटा पुट किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए, ये देखो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, सो दिस r क्या है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, वेयर r इज अ रिजल्टेंट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ये जो दो इक्वेशंस मैंने मानी थी, ये वाली इक्वेशंस है ना, इक्वेशन नंबर 16 और 17, इनका मैंने स्क्वायर किया, ऐड किया, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और जहाँ तक इंटेंसिटी की बात है, इंटेंसिटी क्या है? I1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर प्लस आई टी इक्वल टू के बी स्क्वायर। फिर ए बी क्या है? एम्पलीट्यूड है वेव के, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है क्या? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए के क्या लगाया? कांस्टेंट लगाया है। अगर आई आर के रिजल्टेंट निकालनी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, यही इंटरफेरेंस की टर्म बताएगी आपको। ओके, यही क्या बताएगी आपको? इंटरफेरेंस के टर्म, जैसे कि हमने पहले वाले आर्टिकल में किया था कि जो मिक्स टर्म है वही आपको मेन किसके बारे में बताती है? इंटरफेरेंस के बारे में, दैट इज 2 रूट ऑफ i1 रूट ऑफ i2 cos ऑफ फाई। ये रूट ऑफ i1 रूट ऑफ i2 कैसे आया? I इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ a ना, तो a इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ i। ठीक है, ये देखो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, के तो चलो ठीक है कॉमन निकाल लिया, ये के बाहर है, के इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू I1 पुट की, के इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू I2 पुट की, के इंटू टू ए बी कॉस ऑफ फाई। के तो पहले से ही है, इसका रूट जब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करोगे ना, तो रूट ऑफ I1 इज इक्वल टू रूट ऑफ के क्या आ जाएगा? इंटू ए, तो उसमें से ए की वैल्यू पुट की है, दैट इज 2i1 I2 cos ऑफ फाई। बाकी के बचे, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, रूट के आई या फिर के आई
कांस्टेंट टर्म नहीं रहती इस चीज में। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब ये कॉस फाई क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां पे इंटेंसिटी क्या हो? मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज। तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? व्हेन इट इज इक्वल टू +1। सो फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, दीज ऑल। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी? इवन मल्टीपल ऑफ n पाई। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ से मैंने क्या बोला कि ये देखो ये वेव बन रही है ना, ये वेव बन रही है, यहां तक इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा। और यहां तक इसका एंगल कितना बनता है? 2 पाई। यहां तक इसका एंगल कितना बनता है? 2 पाई। तो लैम्डा के लिए क्या है? 2 पाई। ठीक है, लैम्डा के लिए क्या है? 2 पाई। तो फाई के लिए कितना होगा? फाई के लिए फिर पाथ डिफरेंस मैंने x लिया है, तो लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू फाई कर दिया, सिंपल। समझ रहे हो मेरी बात? 2 पाई के लिए, 2 पाई के लिए वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। और फाई के लिए कितनी होगी? फाई के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। उसी को ही मैं क्या कह रही हूँ? एक्स, यानी कि पाथ डिफरेंस। ओके, उसी को ही मैं क्या कह रही हूँ? एक्स, यानी कि पाथ डिफरेंस। ये 2 पाई है यहाँ पे, ठीक है। सो लैम्डा बाई 2 पाई, फाई की वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल करके आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया? एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। यानी कि अगर मुझे कंडीशन चाहिए फेज डिफरेंस की कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो वो इक्वल होगा 2n पाई के। और अगर मुझे कंडीशन चाहिए पाथ डिफरेंस की, तो वो इक्वल होगा एन लैम्डा की। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा फिर? मिनिमम कितनी होती है वैल्यू? -1। और -1 कब होती है? ऑड मल्टीपल पे होती है ये। -1 ऑड मल्टीपल पे होती है ना, cos पाई -1, cos 3 पाई भी -1, cos 5 पाई भी -1। तो यहाँ से फाई किसके बराबर आ जाएगा? 2n - 1 इंटू पाई। तो n की वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन। तो x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई दिया हुआ है। फाई की वैल्यू पुट की, यहाँ से आपकी कंडीशन आ गई पाथ डिफरेंस की। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस इतना होगा और पाथ डिफरेंस इतना होगा, दैट इज 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2। इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो आप। और रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम का निकालना है बेटा तो a प्लस बी कर दीजिए, अगर मिनिमम निकालना है तो a माइनस बी कर दीजिए। ये सब फॉर्मूला यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। तो अगर आई मैक्स बाय आई मिनिमम की रेशो दी हुई है, दैट वुड बी इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर बाय a माइनस बी का स्क्वायर। बाकी विड्थ जो है, विड्थ की रेशो वो इंटेंसिटी की रेशो के बराबर होती है। ये चीज भी बहुत बार आई है एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में। इसका न्यूमेरिकल भी है, देखो लाइट वेव्स दो कोहेरेंट सोर्स से आ रहा है, इंटेंसिटी कितनी है? 81/1। तो I1/I2 a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81/1। तो 81/1 यानी कि a बाय बी के बराबर हो रहा है 9/1। तो a इज इक्वल टू 9b। ये इस फॉर्मूले में पुट किया और आपकी आ गई ये इंटेंसिटी। इसी तरह से विड्थ की रेशो दी हुई है भाई, विड्थ की रेशो भी ये देखो, ये फॉर्मूला था W1/W2 I1/I2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो a बाय बी इज इक्वल टू 2/1, यहाँ से आ जाएगा। आई मैक्स बाय आई मीन आप ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल। उसके बाद इंटरफेरेंस और एनर्जी कंजर्वेशन में तो ये दी हुई है कि जो डार्क फ्रिंज है वो डार्क हो गई, क्यों? और ब्राइट फ्रिंज ब्राइट हो गई, क्यों? क्योंकि डार्क ने अपनी इंटेंसिटी किसको शिफ्ट कर दी? ब्राइट फ्रिंज को शिफ्ट कर दी। इसका मतलब जो एनर्जी है वो कंजर्व रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई एवरेज निकाल सकते हैं, दैट इज आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू के प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू के, दैट इज आई मिनिमम। तो यहाँ पे ये आपकी एवरेज ये आ रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो फ्रिंज विड्थ के लिए क्या है, सपोज करो ये यहाँ पे दो स्लिट, ये जो स्लिट है ना, स्लिट और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है दैट वुड बी कैपिटल डी। और ये जो दो स्लिट्स हैं ए और बी, इनमें जो डिस्टेंस है दैट वुड बी स्मॉल डी। बस ये ध्यान में रखना है आपको। ये स्लिट है, ये स्लिट है, यहाँ से दोनों सपोज यहाँ पे सुपर इम्पोज किए, ठीक है। तो उस पी पॉइंट पे मुझे निकालनी है फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, वो कैसे निकाल सकती हूँ मैं? अब तुम देख सकते हो यहाँ से, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो इसका और इसका डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस सॉरी, अगर मैं कहूँ तो कितना होगा? ये इतना सा होगा, ठीक है। यानी कि बीपी माइनस एपी क्या हो जाएगा मेरे पास? दो वेव्स में के बीच में पाथ डिफरेंस, ठीक है। उसी की वैल्यू निकालनी है बस, और क्या करना है। अब ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू डी दिया हुआ है,
ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ हो जाएगा, यहाँ से ये वाली ई एफ है ना, दैट इज इक्वल्स टू डी, ए ई इज इक्वल्स टू बी एफ इक्वल टू कैपिटल डी। तो यहाँ से पी ई की वैल्यू, ध्यान से सुनना, पी ई की वैल्यू, ये क्या है एक्स, ये क्या है डी, तो पी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं एक्स में से क्या माइनस करूँ, डी बाई टू, अगर ये पूरी डी है तो ये स्मॉल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डी बाई टू, तो x में से d बाई टू माइनस किया बेटे क्या आ गया पी ई, एक बार क्या निकाल लिया मैंने पी ई एक्स माइनस डी बाई टू, एक बार क्या निकाल लिया पी एफ, पी एफ में क्या हो जाएगा x के साथ d बाई टू प्लस हो जाएगा, तो ये समझ में। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल बी पी एफ, बी पी इज इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर की 1/2 दैट इज डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डी बाई टू की स्क्वायर की रूट। तो यहाँ से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, सिंपल वैल्यूज पुट की है, देख सकते हो आप, और कुछ भी नहीं किया। अगर मैं बायनोमियल अब यहाँ पे यूज करूँ तो ये जो पावर है भाई, ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, ये पावर 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगी, यही है बायनोमियल का रूल, ये यहाँ पे आ गई, हायर ऑर्डर्स वाली टर्म हमने कैंसिल कर दी। तो इन ट्रायंगल एपीई में जब आप देखोगे, एपीई ट्रायंगल, एपीई, ठीक है, इस ट्रायंगल में भी जब आप यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करके ये चीज निकालोगे तो आपके पास ये बन जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक में आप देख रहे हो, एक में प्लस आ रहा है बेटे, एक में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो जब इन दोनों को तुम माइनस करोगे, ए बीपी माइनस एपी करना था हमें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, तो पाथ डिफरेंस बीपी माइनस एपी दोनों को माइनस किया, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, यानी कि अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया अभी, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, दैट इज इक्वल्स टू एन लेमडा, ओके दैट इज इक्वल्स टू द एन लेमडा, यानी कि ऑड इंटीग्रल आ जाएगा ऑफ द हाफ वेवलेंथ। अब एन की वैल्यू जो है मैक्सिमम के लिए, ये एन लेमडा हमने किया था ना मैक्सिमम के लिए, ये देखो यहाँ पे किया था मैंने, ये देखो एन लेमडा यहाँ से लिया, एन लेमडा कोई हवा से उतर के नहीं आया, दैट इज एक्स इक्वल टू एन लेमडा, ओके कंस्ट्रक्टिव के लिए यानी कि मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए क्या थी 2n माइनस वन लेमडा बाई टू, यही पुट करेंगे हम यहाँ पे, यही चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये देख सकते हैं एक्स इक्वल टू एन लेमडा पुट किया मैंने बस, पाथ डिफरेंस एक्स इक्वल टू एन लेमडा, इन दोनों को कंपेयर करके एक्स और डी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी में रिलेशन हो गया मेरे पास ये चीज, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3। सिमिलरली डार्क फ्रिंज के लिए जब तुम करोगे तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या था पाथ डिफरेंस 2n माइनस वन लेमडा बाय टू, पर यहाँ पे कितना आ रहा है एक्स डी बाई डी दोनों को इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाल दी, ये देखो ये फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, ये आई है हमारे पास फ्रिंज, ठीक है, फ्रिंज के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप फ्रिंज निकाल सकते हैं, दोनों ही फ्रिंजेस इक्वल है लैम्डा टी बाय डी, पर अगर आप पाथ डिफरेंस के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो पाथ डिफरेंस एक का क्या है एन लैम्डा डी बाई डी और एक का क्या है 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू डी बाई कैपिटल डी बाई डी। अब देखिए सब में फ्रिंज विड्थ सेम आ रही है ना, यानी कि ब्राइट और कोई भी एडजेसेंट ब्राइट और डार्क में जो डिफरेंस है ना, मोटाई है जो फ्रिंज की वो सेम है, इस तरह से ग्राफ भी क्या बनेगा, ये देखो बिल्कुल सिमिलर, इस तरह से। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो ले लो आप, उसमें जो इक्वी डिस्टेंट है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न इक्वी डिस्टेंस है ना जो, वो मेंटेन रहेगा, यानी कि इंटेंसिटी ऐसे बिल्कुल घट नहीं रही, मैक्सिमा पे मैक्सिमा है, मिनिमा पे मिनिमा है, बिल्कुल एकदम से सिमेट्रिकल ग्राफ बना है इसका। जबकि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है ना, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है, डायफ्रैक्शन पैटर्न में ये इस तरह से ग्राफ बन रहा है, देखो डायफ्रैक्शन पैटर्न में पहले इंटेंसिटी इंक्रीज थी फिर डिक्रीज होती गई, इस तरह से एक्सप्रेशन बन रहा है। तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में फर्क ही यही है, ठीक है, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में फर्क ही यही है भाई, इंटरफेरेंस के केस में तो भाई सारा सिमेट्रिकल बनेगा इस तरह से, फ्रिंज विड्थ क्योंकि क्या है सबकी सेम, बैंड विड्थ क्या है सेम, सारे डार्क जो है उनका इंटेंसिटी 0 है और सारे जो ब्राइट है उनका इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये सिंपल सी एग्जांपल है। उसके बाद है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, वही के कोहेरेंट होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए है ना, डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो दो सोर्सेज हैं वो प्रेफरेबली एम्पलीट्यूड उनका इक्वल होना चाहिए ताकि डार्क परफेक्टली डार्क अपीयर हो सके, दो सोर्सेज की मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, वेवलेंथ सिंगल होनी चाहिए मतलब, और जो कोहेरेंट सोर्स है एक दूसरे के काफी क्लोज होने चाहिए, पॉइंट और नैरो सोर्सेस का डिस्कस कर सकते हैं हम। इसके अलावा फ्रिंज विड्थ जो है अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा, कोहेरेंट
सोर्सेज में अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा तो जो फ्रिंज विड्थ है उसकी उतनी डिक्रीज होगी, यानी कि फ्रिंज विड्थ को मे नॉट रिमेन डिस्टिंग्विशेबल, हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर फ्रिंज विड्थ कम होगी ना तो डार्क और ब्राइट एक दूसरे में मर्ज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, उनका इतना ब्लर थोड़ा सा सिस्टमेटिक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि आप कोई भी सुई धागा वाला धागा ले लीजिए पतला सा, या फिर अपना हेयर ले सकते हैं, अपना बाल ले सकते हैं, तो उसको जब सनलाइट में रखोगे तो देखोगे आप उसकी जो इमेज है या उसकी शेडो है वो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है, डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और वहाँ पे क्या वर्क कर जाती है फिर? डायफ्रैक्शन। तो अगर इसकी मेन कंडीशन यही है, मेन कंडीशन क्या है कि जब स्लिट का जो साइज है दैट वुड बी कंपेरेबल or smaller than the wavelength of incident light. Slit width is smaller than the wavelength of incident light, or you can say it will be the comparable to the, यानी कि उसके dimensions जो हैं that would be the comparable to the wavelength of incident light। यही मेन जो है इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए फॉर द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फॉर द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर ऑब्स्टेकल का साइज बहुत कम होगा, अपर्चर का साइज बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ जो इंसिडेंट हो रही है उस वेवलेंथ के कंपैरिजन में, तब क्या हो गया हमारे पास? डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट, इसके यही पैटर्न्स दिए हुए हैं कि इंसिडेंट वेव आई, ये इतना सा हुआ, देखो कहाँ इंसिडेंट वेव इतनी थी पर ये डायफ्रैक्ट इतनी ज्यादा हो गई। ये देखो स्लिट साइज जितना स्मॉल होता रहेगा, ये दिया हुआ स्लिट साइज जितना स्मॉल होता रहेगा उतनी वेव जो है वो डायफ्रैक्ट होती रहेगी। सो मेन कंडीशन ही इसकी यही है। उसके बाद है डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। इसमें यही दिया हुआ है कि तुम यहाँ पे बननी थी, जो आपकी वेव नेचर है वो बिल्कुल सीधा सीधा जानी चाहिए थी, पर अगर यहाँ पे बन रही है तो उसका केस कैसे होगा? वही है कि पोजीशन ऑफ स्कैंडर मैक्सिमम दैट इज उसकी जो साइन थीटा है ना दैट वुड बी इक्वल टू एन लेम्डा बाय ए। तो अगर तुम्हें nth सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो उसके लिए तुम्हारा जो साइन थीटा है, पाथ डिफरेंस है, ये देखो पाथ डिफरेंस वुड बी इक्वल टू a sin theta n दैट इज इक्वल टू n lambda, दैट इज sin theta n इज इक्वल टू n lambda by a। ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी और मैक्सिमा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट, ये चीज ना, ये देखो यहाँ पे जो पोजीशन स्कैंडर मैक्सिमम है n लेम्डा बाय ए लिया है, यहाँ पे क्या लिया है? 2n + 1 लेम्डा बाय 2, यानी कि nth स्कैंडर मैक्सिमा लिया है दो केस में। एक तो है जहाँ पे इंटेंसिटी क्या है भाई? लोअर है, लोअर इंटेंसिटी के लिए ये होगा और हायर इंटेंसिटी के लिए ये होगा, ये चीज। ओके, नेक्स्ट ये डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये देखिए जहाँ इंटरफेरेंस के पैटर्न तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस थे सारे, पर यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी पहले ज्यादा थी फिर धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब डायफ्रैक्शन पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न। और वो कैसे डिफरेंस है? ये दिया हुआ है डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंटरफेरेंस है वो सुपरपोजिशन की वजह से होती है, और जो डायफ्रैक्शन है वो भी सुपरपोजिशन की वजह से होती है, पर फ्रॉम अनब्लॉक्ड पार्ट्स, डिफरेंट ब्लॉक पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट, जब स्लिट का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है। इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी ब्राइट ब्राइट होती हैं, डार्क डार्क होती हैं, बट इंटर डायफ्रैक्शन पैटर्न में ये जरूरी नहीं है भी जो सारे ब्राइट बैंड है उनकी सेम इंटेंसिटी हो, जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न में सारे ब्राइट की सेम इंटेंसिटी होती है। इसके अलावा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसकी इंटेंसिटी मिनिमा पे 0 होती है, मैक्सिमा पे मैक्सिमम होती है, पर डायफ्रैक्शन पैटर्न में इस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही पुअर बैंड्स बनते हैं किसके? ब्राइट और डार्क बैंड्स बोथ के। विड्थ जो है सबकी सिमिलर होती है, फ्रिंज विड्थ सेम होती है इंटरफेरेंस में, बट डायफ्रैक्शन में विड्थ अनइक्वल हो सकती है, अनइक्वल ही होती है, हमेशा ही अनइक्वल होती है वैसे तो। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। और इसके अलावा सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो डबल होता है सेकेंडरी मैक्सिमा का डायफ्रैक्शन में, जबकि इंटरफेरेंस में सब इक्वल होते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सेंट्रल वाला मैक्सिमम होता है फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, नो। एक रह गया कि जो
फ्रिंजेस हैं और बैंड्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं इन नंबर, जबकि डायफ्रैक्शनल फ्रिंजेस और बैंड्स काफी कम होते हैं इन नंबर। नेक्स्ट है फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल और फ्रेनहोफर किया होगा आपने कि फ्रेजनल और फ्रेनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस है, उसके ही रिगार्डिंग है, दैट इज फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है कि जब हमारा जो स्लिट साइज है, ठीक है, जब हमारी जो स्लिट साइज है दैट इज ए स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, जेड एफ के, दैट इज अ फ्रेजनल डिस्टेंस। मेनली क्या होता है, देखिए डायफ्रैक्शन का मेन रीजन क्या है, डायफ्रैक्शन का मेन ये है कि जो जब वो जेड डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है फ्रेजनल के केस में, जेड डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उसकी हाफ एंगुलर विड्थ जो है दैट इज जेड लैम्डा बाय ए ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। ठीक है, जो उसका हाफ एंगुलर विड्थ, इसको हाफ एंगुलर विड्थ बीम बोलते हैं, दैट इज जेड लैम्डा बाय ए। ठीक है, जब वो जेड डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उस केस में उसका जो स्लिट से ज्यादा होना चाहिए, ये जो बीम विड्थ है, दिस इज बीम विड्थ दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्डा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। उसके बाद है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बोलते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट ने दो चीजों को सेपरेट कितना दिखाया, कितनी बारीकी से उसने उसको सेपरेट किया, दैट इज इट्स रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, दैट इज जैसे कि बायनोकुलर्स होती हैं, बायनोकुलर से हमें बहुत इजीली दूर की चीज दिख जाती है जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, कुछ ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉमिकल का भी दिख जाता होगा, नो। सो उन डिस्टेंस, उन इमेजेस को सेपरेटली कितना वो डिस्टिंक्ट दिखा सकता है उसे हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये दो चीजें हैं, इनको दोनों को डिस्टिंक्ट कितना दिखा सकता है, दैट इज ए रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, और इसी को ही डिस्कस करते हैं। जो रेले है ना, रेले ने दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लिए ए और बी, उसको रिजोल्व किया तो उसने क्या देखा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है बी का, central maximum diffraction of B lies on the first quadrante of the minimum of the diffraction of A। अब इसका मतलब समझो, ये A है, ये B है, इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न बन गया। ठीक है, अब मैक्सिमा जो B का है और मैक्सिमा A का है वो अलग अलग है, पर इसका जो मिनिमा है, A का मिनिमा कहाँ पे लाई कर रहा है, B के मैक्सिमम के साथ कॉन्साइड कर रहा है, ये चीज के बारे में बोल रहा हूँ। ये रेले ने अपनी क्रिएशन की थी सिंपल सी। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है दो ऑब्जेक्ट्स में जो भी सेपरेट कर सकते हैं हम ऑप्टिकल डिस्टेंस में, उसे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। और कितना ज्यादा, जिसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतनी ज्यादा अच्छी उसकी क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर, उतनी ज्यादा अच्छी उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। इसके बाद माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर दी हुई है। देखो जो डिस्टेंस होता है ना, दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय 2d। जब भी हम किसी कोण की बात करते हैं, ठीक है, आर्क इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करते हैं ना हम, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वहीं से ही लिया हुआ है हमने, उसी को शफल करके ये बनाया हुआ है d इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय 2 थीटा। अब थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा भी ले सकते हो, दैट इज d इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 साइन थीटा। अगर तुम ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करो तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट इज म्यू इज कमिंग एज अ एक्स्ट्रा हियर। ओके, अगेन रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप की वो किसके बराबर होती है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1 by d, that is a reciprocal of this 1 by d। d is a minimum distance between the two objects। d क्या है यहाँ पे, minimum distance between the two objects, please don't confuse, उसका अगर आप reciprocal करोगे तो आएगा resolving power of the microscope। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि कोई भी अनपोलराइज लाइट है मेरे पास, ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एरोज हैं, और मैंने कोई पोलराइड रखा बीच में या फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखी, उसके बाद सिर्फ ये आ गई अब मेरे पास, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये देखिए ये इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, और एक ये डॉटेड है, डॉटेड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बाहर की साइड। ठीक है, एरोज वाइब्रेट इन द प्लेन ऑफ पेपर, डॉट्स अपीयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, अनपोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज कोई भी पोलराइड या फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखा तो ये पोलराइज होगी। देखिए यहाँ से इसका ये जो है ना पार्ट, ये वाला परपेंडिकुलर वाला, ये गायब हो गया, इसको पोलराइज कर दिया इसने।
ठीक है, तो यही चीज है, द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में कोई परपेंडिकुलर है, वो डिपेंड करता है कि आपने पोलराइड किस डायरेक्शन में रखा है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जैसे कि रे बैन की गॉगल्स हैं, उनमें भी पोलराइड्स लगे होते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिंग योर आईज फ्रॉम यूवी रेडिएशन। तो ये सब चीजें वहां पे यूज होती हैं। अब एक चीज है लॉ ऑफ मेलिस। लॉ ऑफ मेलिस के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी बीम कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होती है ना, वो एनालाइजर पे पड़ती है, तो उसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल। और कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल किस किस के बीच में है? एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में। एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में जो एंगल है उसका जब तुम कोसाइन लोगे, उसका स्क्वायर लोगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? इंटेंसिटी ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। मेलिस लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये मेलिस ने दिया था लॉ। देख सकते हो, आप आराम से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब पोलराइजेशन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो स्कैटर कर दो, ठीक है, ये जो रे आ रही है इसको दो दो डायरेक्शन में स्कैटर कर दो, तब भी पोलराइज हो जाएगी। या फिर हम रिफ्लेक्शन की हेल्प से भी इसको स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ रही है इंसिडेंट लाइट, इसको रिफ्लेक्शन की हेल्प से मैंने दो, उसमें रिफ्रैक्शन की हेल्प से मैंने दो में पोलराइज कर दिया, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो पोलराइज लाइट है ये तो पूरी तरह से पोलराइज होगी, पर ये जो रिफ्रैक्ट हो रही है ये पार्शली पोलराइज होगी, यानी कि इसमें मिक्स्ड टर्म्स होंगी। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाए, उसी हम बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल। तो यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, ब्रेविस्टर एंगल। ओके, ब्रेविस्टर एंगल, ये देख सकते हो आप, ब्रेविस्टर एंगल। मेन चीजें बता रही हूँ वेव ऑप्टिक्स की सारी की सारी। अब लास्ट है ये पोलराइड्स। पोलराइड एक ऐसा मटेरियल है जो कि मटेरियल को which polarizes light. Polarized is a material which polarizes light. Unpolarized light के बीच में पोलराइड रख दिया तो वो पोलराइज हो जाएगी। इसके मेन यूजेस क्या है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया रे बैन की गॉगल्स में यूज होते हैं टू अवॉइड ग्लेयर ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे ऐसी ग्लेज्ड सरफेसेस है, हमारी आंखों में कई बार लिशकोर इतनी ज्यादा घटिया तरीके से पड़ती है कि हम आगे देख नहीं पाते, इसी वजह से एक्सीडेंट्स भी काफी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी गाड़ी का शीशा टूटा हो तो उसकी लाइट कितनी गंदी तरीके से बाहर आती है, इट विल बी वेरी ग्लेजिंग। और नाइट टाइम पे अगर कोई ऐसी ग्लेयर आंखों में पड़े तो ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो टू अवॉइड द डाइजलिंग ऑफ कार अप्रोचिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स, वहाँ पे जो है पोलराइड्स लगाए जाते हैं, फिट किए जाते हैं हेडलाइट्स में। और काफ़ी माइक्रोस्कोप्स में भी होते हैं, या फिर क्लियर फोटोग्राफ्स हमें वाइट क्लाउड्स की चाहिए तो भी पोलराइजर कैमरा लेंसेज में यूज़ होते हैं, होलोग्राफी में यूज़ होते हैं। ऑयल पेंटिंग्स ओल्ड जो है कलर कंट्रास्ट के इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑप्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस, वॉचेस, कैलकुलेटर, सीडी प्लेयर्स जो नेविगेशन सिस्टम में भी यूज़ हो रहे हैं पोलर रीजन में। और अगर मुझे ब्रेविस्टर लॉ डिटरमिन करना है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, तो भी पोलराइड्स का यूज कर सकते हैं हम। ज्यादातर ये असिमेट्रिकल होते हैं क्रिस्टल्स में, मॉलिक्यूल्स में, जो कि ऑप्टिकल फिनोमेना से रिलेटेड होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए भी ये यूज होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टडी asymmetries इन क्रिस्टल्स एंड मॉलिक्यूल्स यूजिंग द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि उसमें कौन कौन सी asymmetries प्रेजेंट है, उसका क्रिस्टल जो है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। दैट इज completely about the solid state physics. Okay, so this is all about today's lecture, that is wave optics in just one shot. Hope you all understand it and read it well and prepare it well for your pre-boards, and thank you so much.